रात को घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 पर पहुंची, शहर के एक कोने में किसी की चीख गूंज उठी। अब सुबह होती है और सुबह होते ही पुलिस को फोन आया। सर, पुराने रेलवे यार्ड में एक लाश मिली है। इंस्पेक्टर अरमान और उनकी टीम मौके पर पहुंची। लाश किसी आम आदमी की नहीं थी, बल्कि वो शहर का जाने माना तैराक था, जिसने कई प्रतियोगिताएं जीती थीं और न जाने कितनी उपलब्धियां हासिल की थीं। लेकिन उसका नाम अब सिर्फ एक पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाला था। उसके शरीर पर न कोई गोली का निशान, न कोई चाकू का घाव था। बस गर्दन पर एक अजीब सा नीला निशान, जैसे किसी ठंडी धातु से दबाया गया हो। फॉरेंसिक डॉक्टर ने भी कंफर्म किया, जरूर ये मर्डर किसी खास प्लानिंग के अनुसार हुई थी। अगले ही दिन शहर के दूसरे हिस्से से खबर आई, एक और लाश। इस बार वो नेशनल लेवल का शतरंज खिलाड़ी था। फिर तीसरी, चौथी, पांचवीं और धीरे धीरे लाशों की गिनती 20 तक पहुंच गई। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई जब इतने सारे लाशों को एक साथ देखा था। इन सारी लाशों के साथ एक चीज काफी मिलती जुलती लगी। वो ये थी कि सबकी मौत का समय एक ही था, रात के 12 बजे। पुलिस की टीम में से इंस्पेक्टर अरमान नया था। 10 दिन पहले ही उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। अरमान ने फाइलों के ढेर में सिर झुका लिया, क्योंकि ये फाइलें उन्हीं लोगों की थीं। सभी लाशें उन लोगों की हैं जो अपने अपने क्षेत्र के चैंपियन थे। कोई तैराक, कोई शतरंज मास्टर, कोई डॉक्टर, कोई पियानो प्लेयर। लेकिन सबका कनेक्शन क्या है? उन्होंने अपने साथी इंस्पेक्टर रीना से पूछा। रीना ने कहा, सर, लगता है कोई सीरियल किलर है जो चैंपियनों से नफरत करता है। अरमान ने जवाब दिया, या फिर वो खुद कभी चैंपियन बनना चाहता था। शायद इसीलिए उसने ऐसा किया हो। अगले कुछ दिनों तक पुलिस ने शहर के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले। हर बार एक काली हुडी पहने शख्स दिखता, जिसका चेहरा कभी कैमरे में साफ नहीं आता। वो ठीक 12 बजे किसी गली या पुराने बिल्डिंग के पास दिखाई देता और फिर गायब हो जाता। लेकिन अब तक किसी को उसकी पहचान नहीं पता थी। उस रात पुलिस ने जाल बिछाने की ठानी। उन्होंने मीडिया में खबर फैलाई कि शहर का एक प्रसिद्ध बॉक्सर रात में ओपन प्रैक्टिस करने वाला है। पूरी टीम उस इलाके में छिपी रही। ठीक 11:55 पर सब शांत था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। काली हुडी पहने वही शख्स धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। हाथ में एक छोटा सा मेटल केस था। वो बॉक्सर के पास पहुंचा और धीमी आवाज में बोला, तू भी वही गलती करेगा जो बाकी ने की थी। इससे पहले कि बॉक्सर कुछ समझ पाता, वो शख्स उसके गले पर ठंडी धातु का टुकड़ा रख देता है। पुलिस तुरंत लाइट ऑन करती है। रुको, इंस्पेक्टर ने कहा। वो आदमी पलटता है, उसकी आंखों में अजीब चमक होती है। वो भागने लगता है, लेकिन एक गोली उसके पैर में लगती है। उसे पकड़ लिया जाता है। जब उसका चेहरा हटाया गया, सब सन्न रह गए। वो शहर का नामी न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर करण मल्होत्रा था। अरमान ने हैरानी से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी को मार नहीं रहा था, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मेरे रिसर्च का नाम था द ह्यूमन लिमिट। मैं यह जानना चाहता था कि क्या इंसान का दिमाग अपनी परफेक्शन की सीमा पार कर सकता है या नहीं। जो लोग अपने क्षेत्र में परफेक्ट थे, मैं उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट बना रहा था। अरमान चिल्लाए, वो लोग इंसान थे, एक्सपेरिमेंट नहीं। करण शांत स्वर में बोला, हर चैंपियन में एक पैटर्न होता है, घमंड, अकेलापन और डर। मैं बस उस डर को जगाना चाहता था। रीना ने पूछा, तो हर बार तुमने कैसे चुना कि अगला कौन होगा? करण ने धीरे से कहा, मैंने एक एल्गोरिदम बनाया था जो सोशल मीडिया पर उन लोगों को ट्रैक करता था जिनका प्रदर्शन पिछले 1 साल में शीर्ष पर था। हर प्रोफेशन, हर फील्ड, जहां कोई नंबर 1 था, वो मेरी लिस्ट में था। पुलिस ने उसके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकाली। उसमें अगले 10 नाम और थे, जिनमें एक नाम देखकर अरमान के होश उड़ गए। रीना शर्मा, यानी अगली शिकार उनकी खुद की टीम की अफसर थी। रीना सिहर उठी। करण ने हंसते हुए कहा, तुम तो पहले से चुनी जा चुकी थी, बस पुलिस ने मेरा टाइम टेबल बिगाड़ दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जेल में उसकी मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि उसके ब्रेन में एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिससे उसे रात 12 बजे के बाद एक अलग पर्सोना सक्रिय हो जाता है। दिन में वो एक सम्मानित वैज्ञानिक, रात में एक खूनी शिकारी बन जाता था। पुलिस ने उसे हाई सिक्योरिटी में रखा, लेकिन कुछ महीनों बाद खबर आई, मनोचिकित्सा केंद्र में बंद करण फरार हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि रात का वक्त था,
मनोचिकित्सा केंद्र की दीवारों पर धुंधली पीली रोशनी झिलमिला रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा में मिट्टी की गंध घुली हुई थी। वार्ड नंबर 9, जहां डॉ. करण मल्होत्रा को रखा गया था, पूरे अस्पताल का सबसे सुरक्षित कमरा माना जाता था। 3 इलेक्ट्रॉनिक ताले, 1 सीसीटीवी और 2 गार्ड हर समय बाहर तैनात रहते थे। लेकिन उस रात कुछ अलग था। करीब 11:45 नर्स अंजलि अपनी नाइट राउंड पर थी। उसने नोट किया कि करण अपने कमरे में शांति से बैठा है, दीवार की तरफ देखता हुआ था। अंजलि ने सोचा, आज तो ये बिल्कुल शांत लग रहा है, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। करण ने पिछले कई हफ्तों से उस कमरे के हर स्क्रू, हर वायर और हर कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट को बारीकी से समझ लिया था। उस दिन वो काफी खुश लग रहा था, क्योंकि उससे मिलने उसका एक खास दोस्त आने वाला था। उस दिन उससे मिलने के बहाने उसकी दोस्त आई थी। उसने मौका देखकर करण को कुछ अजीब सी चीज धरा दिया। कोई मेटल का डिवाइस लग रहा था। दोस्त के जाने के बाद उसने उसे अपने तकिए के अंदर छिपा लिया था। 11:58 पर बिजली अचानक गुल हो गई। पूरे वार्ड में अंधेरा फैल गया। उस छोटे धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉनिक लॉक के पैनल को खोला। वो वही धातु थी जिससे वो अपने शिकारों को खत्म करता था। ड्यूटी पर मौजूद गार्ड ने इंटरकॉम उठाया, लेकिन लाइन डेड थी। जनरेटर चालू होने में कुछ मिनट बचे थे। इसी बीच करण ने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और नंगे पैर गलियारे की ओर बढ़ा। उसकी सफेद जेल ड्रेस पर खून जैसे गहरे धब्बे थे, लेकिन वो पुराने थे। लग रहा था कि वो आदमी 5 दिन पहले से ही यहां से भागने का प्लान बनाता था। गार्ड ने टॉर्च जलाकर देखा, कमरा खाली था। रूम नंबर 9 ओपन है, वो चिल्लाया। तभी पीछे से एक हल्की सी आहट हुई। करण पीछे से गुजरा और गार्ड की गर्दन पर वही ठंडी धातु रख दी। श्श, अभी वक्त नहीं हुआ है, वो फुसफुसाया। गार्ड के गिरते ही करण ने उसकी चाबी उठाई और आगे की ओर बढ़ गया। सबसे पहले सर्वर रूम में जाकर उसने वहां का हार्ड ड्राइव निकालकर सिस्टम बंद किया, ताकि किसी को फुटेज न मिल सके। फिर उसने फायर एग्जिट की ओर कदम बढ़ाए। 12 बज चुके थे। घड़ी की सुइयां फिर एक बार उसके दूसरे रूप को जगा चुकी थीं। उसकी आंखों में अब वह ठंडी चमक लौट आई थी। दरवाजे से निकलते वक्त उसने पीछे मुड़कर दीवार पर उंगली से खून से लिखा, परफेक्शन कैस्ड नहीं हो सकता। सुबह जेलर को पता चलते ही उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस पहुंची तो हर कैमरा ब्लैकआउट था और करण का कोई निशान नहीं था। बस कमरे में एक पुराना टेप प्लेयर पड़ा था, जिस पर एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसकी अपनी आवाज में, तुमने मुझे कैद किया था, लेकिन अब से याद रखना तुम्हारा डर आजाद हो गया है। उस दिन से अब तक किसी ने करण को नहीं देखा, लेकिन हर बार जब घड़ी 12 बजाती है, पुलिस कंट्रोल रूम में एक अनजान कॉल आता है। सिर्फ एक लाइन, नेक्स्ट वन इज रेडी। कॉल की अवधि इतनी कम होती है कि पुलिस उसे ट्रैक भी नहीं कर पाती। सीसीटीवी में फिर वही काली हुडी वाला साया दिखाई दिया, और इस बार ये सीसीटीवी फुटेज वो खुद से सोशल मीडिया में वायरल कर रहा था। हेड कांस्टेबल निखिल ने उसके अपलोडिंग पॉइंट का पता लगाया और लोकेशन जानकर वो लोग उसी रात 12 बजे पुराने स्पोर्ट्स क्लब में पहुंचे। यहीं से एक आवाज आई, फिर से शुरू हुआ खेल। इंस्पेक्टर अरमान ने दीवार पर लिखे खून के अक्षरों को पढ़ा, द गेम नेवर एंड्स। अब शहर फिर उस साए के डर में जी रहा था और किसी को नहीं पता कि अगली लाश किसकी होगी।